Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। आप सभी को ये बात हर दिन बताई जा रही है कि करंट अफेयर्स अब के एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और करंट की जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा फील होता है कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट जब हम उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कुछ देरी करे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे हैं एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग की रिपोर्ट है, वो हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक दिल्ली सरकार ने होलंबी कलाम में एक भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध गायक उस्ताद गुलाम नबी साहब का निधन हो गया है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है, उसको जानेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मुंबई में FSDC की बैठक हुई है 99, ये देखेंगे। और तमिलनाडु द्वारा धनुषकोडी में एक ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है, इसको जानेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है, इसको देखेंगे। कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी करे। चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? फर्स्ट न्यूज कह रहा है कि SNDP ग्लोबल रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है। SNDP क्या है? एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग जारी करती है, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या जारी किया है? एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कॉर्पोरेट अगले 5 साल में, किस साल में? अगले 5 साल में अपने पूंजीगत व्यय को दुगना करके 800 से 850 बिलियन करने को तैयार है। यानी कि जो भारत का पूंजीगत व्यय है वो बढ़ेगा आगे, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। आगे क्या रिपोर्ट? पूंजीगत व्यय वृद्धि में लगभग 75% हिस्सा किसका है? बिजली, नवीनकरणीय ऊर्जा पर खर्च होना है। इसके अलावा विमानन और हरित हाइड्रोजन, यानी कि आगे आने वाले समय में भारत जो पूंजीगत व्यय करने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है, वो क्या होने वाला क्षेत्र? एक तो बिजली में इंपॉर्टेंट है, दूसरा नवीनकरणीय ऊर्जा में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, और फिर विमानन में करेंगे, और थर्ड पॉइंट क्या है? हरित हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। पूंजीगत व्यय क्या होता है? जिससे संसाधनों को उत्पन्न किया जाए और उनसे हम क्या करें? पैसे कमाते हैं पूंजीगत व्यय से। सपोज करो मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, उसमें मैंने एक मशीन रखी, उस मशीन पर जो पैसा खर्च किया है वो हो गया पूंजीगत व्यय, ठीक है। उससे फिर क्या होगा? इनकम होएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? बिजली पर क्या करेंगे? पूंजीगत व्यय लगाएंगे। नवीनकरणीय ऊर्जा हो गया, जिससे क्या कर रहे हैं हम? सोलर पैनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? नवीनकरणीय ऊर्जा में हम देख रहे हैं लगातार भारत सरकार क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। अगले 5 सालों में हवाई अड्डों में निवेश दुगना या फिर 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब? दुगना या 3 गुना। यानी कि कोर सेक्टर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? विमान का, जहां पे जो इन्वेस्ट है आने वाले 5 सालों में 2 गुना या 3 गुना तक हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये रिपोर्ट बात कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कौन से एरियाज हैं जहां पर और इन्वेस्ट किया जाएगा? कौन से एरियाज हैं? इस्पात, सीमेंट, तेल, गैस, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल्स जैसे एरियाज में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। क्लियर? इन परियोजनाओं का इन्वेस्ट कहां से होगा? ज्यादातर परियोजनाएं ऋण से वित्त पोषित होंगी, यानी कि इनको इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ऋण लेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये बात कह रही है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं रिपोर्ट का इंफॉर्मेशन, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है? दिल्ली सरकार ने होलमी कलाम कहां पे? होलमी कला दिल्ली में है ये स्थान, जहां भारत का पहला, कौन सा साहब? पहला ई कचरा इको पार्क पहला बन रहा है। ई कचरा इको पार्क पहला है तो इंपोर्टेंट है, याद रखना, पहला है तो इंपोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। पहला है तो इंपोर्टेंट रहेगा।
ठीक है, कहां पे खुला है, कहां पे ओपन किया गया है, होलंबी कला में किया गया है। यह कहां पड़ता है, यह है दिल्ली में पड़ेगा। ठीक है साहब, क्लियर। अब देखो इस पार्क का विकास सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत किया गया है, यानी कि इस पार्क का जो विकास हो रहा है वो पीपीपी मॉडल पर किया जा रहा है, यानी कि सरकार और प्राइवेट प्लेयर मिलकर दोनों ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, के बाद विकास किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। DBFOT इसमें क्या, डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण मॉडल का पालन किया जा रहा है। ठीक है, सभी चीज पीपीपी मॉडल पर है, यानी कि फिर से सुन लीजिए, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ऐसे 4 इको पार्क बनने प्रस्तावित हैं, जिसमें पहला दिल्ली में बना है। राइट, ठीक है। एक बार चालू होने पर यह पार्क दिल्ली के कुल कचरे का 25% को, जो कचरा है उसको क्या कर सकता है, संसाधित कर देगा। कितना कर देगा, 25% साहब। ठीक है, क्लियर क्लियर। थोड़ा स्टैटिक पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में हर साल 1.6 मिलियन टन, कितना, 1.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, यह हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट कि कचरा उत्पन्न करने के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है, राष्ट्र है। ठीक है, क्लियर। कितना उत्पन्न करता है, हर साल 1.6 मिलियन टन उत्पन्न करता है। राइट, देश के कुल कचरे में दिल्ली का योगदान कितना है, दिल्ली का योगदान है 9.5%। ठीक है, इसे आप किसी भी मेंस एग्जाम में इस डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, जो वनडे एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि पहला कहां हुआ है, होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर। मुझे बताइए इस कचरे में, एक मिनट और देखिए, जो एक इको पार्क बन रहा है, इस इको पार्क को डेवलप करने में कितना समय लग रहा है, लगभग 18 महीने का समय इस पार्क को डेवलप करने में लगेगा। ठीक है, अभी तक अगर मैं एक फैक्ट और बताऊं, एक फैक्ट और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेरे को याद आ गया कि लगभग 17.4% कचरा, 17.4%, केवल 17.4% कचरा किसका, विश्व का पुनर्चक्रित हो रहा है, संसाधित हो रहा है। यानी कि जो पूरे विश्व में अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व में जो कचरा निकल रहा है उसका 17.4% कचरा ही क्या हो रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से याद रखना, वैज्ञानिक तरीके से केवल 17.4% कचरा ही पूरे विश्व का संशोधित या फिर पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठीक है साहब, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हो गया है। ठीक है, क्लियर। इन्हें हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था, तो ये याद रखेंगे आप, इन्हें हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था। इन्हें 2011 में कश्मीर लोकगीत को बढ़ावा देने के लिए शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उपाधि दी गई है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया था 2011 में। क्लियर पॉइंट, क्लियर। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं लोकगीत से, जो हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ते हैं, तो एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी, क्या जी, यूएनओसी की बैठक हुई है। इसमें क्या हुआ है, फ्रांस और ब्राजील ने ब्लू नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी चैलेंज लॉन्च किया है। ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में क्या हुआ है, एनडीसी चैलेंज को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य दुनिया भर में महासागर केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना है। यानी कि हम सिर्फ जलवायु की बात करते हैं, हम महासागरों की बात नहीं करते हैं। तो हम इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था कि महासागर सेंट्रिक जो जलवायु है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी है, उसके लिए भी कार्रवाई करना है। ठीक है, ये इस मीटिंग का पहल था। ब्राजील नवंबर में COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ 30 की मेजबानी करेगा। ठीक है, और इसने पहले ही ब्लू एनडीसी चैलेंज में सभी देशों से शिखर सम्मेलन से पहले ही अपनी जलवायु योजना में महासागरों को अधिक प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। यानी कि ब्राजील क्या करने वाला, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का क्या करेंगे, मेजबानी करने वाला है ब्राजील। ठीक है, उसने मीटिंग से पहले ही आह्वान किया है सभी देशों से जो COP का क्या है, हिस्सेदार है, पार्ट हैं या सिग्नेचरी हैं, हस्ताक्षरकर्ता हैं, कि आप महासागरों से संबंधित योजना, जलवायु संबंधी योजना बनाइए, उसका आह्वान किया है। ठीक है, अभी तक कितने देश हैं, 8 देश क्या कर चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। किसमें, ब्लू एनडीसी में। ब्लू एनडीसी में अभी तक 8 देश 8 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केनिया, मैक्सिको, पिलाऊ, सेशेल्स और फ्रांस। कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मैक्सिको, पिलाऊ, सेशेल्स और फ्रांस। ठीक है, ये ज्यादा देखोगे द्वीपीय देश हैं, क्योंकि द्वीपीय देशों को ही महासागरों की जलवायु परिवर्तन से क्या है, ज्यादा खतरा है, तो वो ऑटोमेटिक जल्दी ही अपने आप को इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर ये बात। इसका लक्ष्य है पेरिस समझौते के तहत जलवायु प्रतिबद्धता के में महासागर संबंधी उपायों को शामिल करना है। यानी कि जब हम बात करते हैं जलवायु संबंधित तो हमें याद आता है पेरिस समझौता 2015। ठीक है साहब, तो ये कह रहा है कि जो पेरिस समझौता 2015 है उसी में हम महासागरों से संबंधित जो जलवायु है उसको क्या करना है, शामिल करना है, ये उद्देश्य है। ठीक है, मैंने बात की कि अभी UNOC क्या था, UNOC क्या था साहब, UNOC संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC, यूनाइटेड नेशन ओशन काउंसिल। ठीक है साहब, फुल फॉर्म दिख गया आपको। मैंने बात की अभी कौन सी बैठक हुई है, 3rd बैठक हुई थी, 3rd सेशन हुआ है। 3rd बैठक लिख सकते हैं आप, सेशन लिख सकते हैं, बैठक। कौन सी बैठक हुई है, 3rd बैठक अभी तक हुई थी जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। इससे पहले मुझे बताइए कि 3rd बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई है, 3rd बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई है, तो 3rd बैठक आयोजित की गई है फ्रांस एंड कोस्टा रिका, फ्रांस एंड कोस्टा रिका के द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है साहब, यह मीटिंग कब से कब तक चली थी, मुझे बताओ, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। यह मीटिंग कब से कब तक चली थी, तो यह मीटिंग चली है 9 से 13 जून 2025। ठीक है साहब, ठीक है साहब, क्लियर है। हम पहली बात कर चुके हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, महासागरों का संरक्षण, यानी कि महासागरों से संबंधित जो जलवायु है, सॉरी महासागर सेंट्रिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमें नीतियां बनानी है। ठीक है, यानी कि जलवायु से संबंधित जब हम अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं तो हमें महासागरों से संबंधित जलवायु को भी उसमें शामिल करना चाहिए। ये इसका क्या है, लक्ष्य है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लियर पॉइंट। मुझे बताइए, इससे पहले ये 3rd था तो 2 और हुए होंगे ना, तो भाई 2 को तो याद कर सकते हैं ना, हम 2 को तो याद कर सकते हैं ना इजीली। भाई फर्स्ट को अगर 10-12 होते तो नहीं याद कर पाते। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता, लेकिन क्या है, 2 है, 2 में क्या है, पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में। फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ है,
पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कोई मुझे बताएगा? पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? पहला सम्मेलन हुआ है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कब हुआ था साहब? तो ये हुआ है 2017 में। कब हुआ है? 2017 में हुआ है। ठीक है साहब। अगर मैं बात करूं दूसरा कब हुआ है, सेकंड कब हुआ था? सेकंड सम्मेलन कब हुआ है? सेकंड सम्मेलन कब हुआ है मुझे बताया कोई? 2022 में। कब हुआ है? 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ। कहां पे हुआ है? लिस्बन में। कहां पे हुआ है? लिस्बन में। ठीक है साहब। एक सेकंड, कहां पे हुआ है? लिस्बन में। तो क्लियर है ये पॉइंट? आई होप क्लियर है पॉइंट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? नेक्स्ट न्यूज है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने की। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में पछताओगे नहीं तो। ठीक है? कि आपके पड़ोसी ने सब्सक्राइब कर रखा था, वो पढ़ता जा रहा था, आप नहीं पढ़ रहे थे, आपका नहीं हुआ, उसका हो गया है ना। ये बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि सब मेहनत सब करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। तो भाई मेरे जो भी चांसेस हैं असफल होने के, 0.1% चांसेस हैं, उसको भी खत्म कर लीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। ये कंपटीशन सिर्फ 11th और 12th का नहीं है कि आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़ के क्या कर सकते हैं, टॉप कर देंगे, या फिर 84% ले आए, 80% ले आए। ये कंपटीशन इस बात का है कि जो एसएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है आपके बराबर में बैठ के, आपको उससे आगे निकलना है। जब तक आप उसको ही नहीं काटोगे, उसकी सीट ही नहीं काटोगे, तब तक आप दूसरी सीट कैसे लोगे? ठीक है ना। तो भाई ये कंपटीशन है ऐसे ऐसे वाला, समझ लो कि तू ज्यादा कि मैं ज्यादा, बहस वाली बात है। ठीक है। तो ये कंपटीशन उस लेवल का है। ये उस लेवल का नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ लीजिए, 6 घंटे पढ़ लीजिए, हो गया, टीचर ने काम दिया था, होमवर्क कंप्लीट हो गया, उस लेवल का नहीं है। ठीक है। यह सब उन चीज़ों से ऊपर है। तो जहां भी आपको संभावना लग रही है कि चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, तो आप जरूर जाइए। जरूर नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ही आइए, ऐसा नहीं है। ठीक है। बट आप जाइए जहां भी आपको लगता है, जहां बेस्ट मिले वहां जाइए। ठीक है। और अपने सिलेक्शन की संभावना को बढ़ाइए। ठीक। तो जो लोग इच्छुक हैं पढ़ने के, वो ज्वाइन कीजिए GS 365। यहाँ पे प्ले लिस्ट है बहुत सारी। ठीक है। फाउंडेशन चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, स्टैटिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी आज से हिस्ट्री की क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है। पॉलिटी कवर हो गया है, राइट। पॉलिटी में लोकल बॉडीज रहेगी है, वो एक क्लास लगे हो जाएगा। सो अब स्टार्ट होगी हिस्ट्री। ठीक है। बहुत ही जीरो से, बेसिक से स्टार्ट होगा। मेरा हमेशा रहता है बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस रहेगा। ठीक है। जिस बच्चे ने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उसके बताऊं, उसको भी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। इस तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है। पहली क्लास में हम बहुत ही फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, तो आप जुड़िए फर्स्ट क्लास से, ताकि आपको फायदा मिले। फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं है, ये जादू है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मुंबई में FSDC की 29वीं बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ है, कब बैठक हुई है? पहले तो देखो 10 जून 2025 को हुई है। को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे बोल रहे हैं FSDC, की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, हाँ तो कह रहा हूँ वित्त मंत्री तो क्या है, निर्मला सीतारमण, RBI, सेबी और IRDAI के शीर्ष अधिकारियों के साथ अन्य सदस्य उपस्थित भी थे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, केंद्रीय वित्त मंत्री की एक बैठक हुई है। किसकी? FSDC की बैठक हुई है। कब हुई है? 10 जून 2025 को। कहां हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक है। कौन सी बैठक थी? 29वीं। ये होगी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब हम समझेंगे स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में हमें पता होना चाहिए RBI के बारे में, हमें पता होना चाहिए सेबी के बारे में, हमें पता होना चाहिए IRDAI के बारे में कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। क्योंकि इनसे संबंधित अधिकारी क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि वित्त से संबंधित
बैठक थी, फाइनेंस से संबंधित बैठक थी, इसलिए फाइनेंस से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ है उनके शीर्ष अधिकारी उस मीटिंग में उपस्थित थे। ठीक है, चाहे हम बात करें आरबीआई की, चाहे हम बात करें सेबी की, चाहे हम बात करें एडीआई की। तो एडीआई जो होती है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी फर्म है ये सॉरी, जो एडीआई है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी क्या है, फर्म है। ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस को नियमित करने वाली एक संस्था है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोबारा सुन लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है, मेरे को बताइए, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1999 में। 1999 में। इसका काम क्या है? रेगुलेशन। तो इंश्योरेंस की जो भी कंपनीज होंगी उन सबका रेगुलेशन कौन करेगी? ये सबका रेगुलेशन करेगी। तो इंश्योरेंस से संबंधित सारे रेगुलेशन का काम किसका है? एडीआई का है। किसका? एडीआई का। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुई है? 1999 में। इसका काम क्या है? जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको पूरी तरीके से क्या करना है? रेगुलेट करना है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना है। ठीक है साहब, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब आइए इसी तरीके से सेबी को समझें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ है साहब? 1992 में। कब स्थापित हुआ है? 1992 में। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स में जब आप निवेश करते हैं, आप सब निवेश कर रहे हैं शेयर्स में, आजकल बहुत चल रहा है शेयर मार्केट का। ठीक है, उसमें जो निवेश कर रहे हैं तो उसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? उसका रेगुलेशन करती है सेबी। यानी कि स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेशन है, सारा कुछ स्टॉक से संबंधित, उसका रेगुलेशन कौन करेगा? सेबी करेगी। क्लियर? क्लियर। इन सबके चेयरमैन आप खुद से देखेंगे, चेयरमैन आपको देखना है। और इसका चेयरमैन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका चेयरमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेबी का, क्योंकि हाल ही में सेबी के जो चेयरमैन हैं, महिला है, वो उन पर आरोप लगा था। ठीक है, वो हालांकि आरोप बेबुनियाद था और वो बरी हो गई हैं, बट वो न्यूज में था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, इस तरीके से बैंकों का रेगुलेशन कौन कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई को हम बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो जिन बच्चों ने आरबीआई नहीं किया है वो यहां से कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, वहां पे टॉपिक देखिए आरबीआई और कर लीजिए कवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज क्या है? तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। कहां पे घोषित किया गया है? धनुषकोडी में। कहां पे घोषित किया है? धनुषकोडी में। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि देखो, ग्रेटर फ्लेमिंगो से संबंधित हाल ही में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कहां पर किया गया है? धनुषकोडी में या फिर तमिलनाडु में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो आप क्या लगाएंगे? दोनों में, क्योंकि दोनों एक ही स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूमेगा, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, एक ही सेंटेंस में सारी चीज लिखी हुई है। तमिलनाडु द्वारा धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो का अभ्यारण्य हाल ही में किसके द्वारा घोषित किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, कहां पे किया गया? धनुषकोडी में। धनुषकोडी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में किसके लिए हाल ही में अभी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूमे, आपको तैयार रहना है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर रामनाथपुरम जिले में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। कहां जिला कौन सा है जी? रामनाथपुरम। ठीक है, तो एक फैक्टर बढ़ गया। अगर रामनाथपुरम भी आ जाए तो भी करेक्ट है, रामनाथपुरम भी ठीक है। ठीक है, तो रामनाथपुरम आए तो भी ठीक है, धनुषकोडी आए तो भी ठीक है। क्लियर? आइए, यह अभ्यारण्य मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर स्थित है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब बनेगा सिविल सर्विस का क्वेश्चन। क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से बना देगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या देगा? ये वाला कि यह अभ्यारण्य मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर स्थित नहीं है।
निम्नलिखित में से कथनों की सहायता से बताइए कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा सही है, केवल एक, क्योंकि मैंने दूसरे में क्या बोला है, नहीं बोल दिया था। ठीक है, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। नोट, नोट में देखिए, नोट में क्या है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। आपकी जेब का नोट और कॉपी पे लिखा हुआ नोट, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर ही समझना। नवी मुंबई में डीपीएस, नवीन मुंबई में डीपीएस वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य ने बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर जीव बोर्ड द्वारा फ्लेमिंगो रिजर्व घोषित कर दिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी, एक मिनट वीडियो पॉज हो गया, डन। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। कहां पे, नवी मुंबई में। ठीक है, कौन सा, डीपीएस वेटलैंड को, कौन सा लोकेशन है, डीपीएस वेटलैंड को घोषित किया है। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, तो दो चीज हमने देखी, महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है और दूसरा तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने किया है नवी मुंबई, ठीक है, और तमिलनाडु किया है धनुषकोटी। ठीक है साहब, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, इससे पहले एक चीज मुझे बताइए, अब इससे पहले चीज और समझनी मेरे को, कि जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है कम चिंता, यानी कि अभी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, और वहीं साइट्स में बात करूं मैं, साइट्स में क्या स्थिति है, साइट्स में इसको परिशिष्ट सेकंड में रखा गया है, परिशिष्ट सेकंड में इसको रखा गया है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि साइट में क्या स्टेटस है और आईयूसीएन में क्या स्टेटस है। ठीक है, ग्रेट फ्लेमिंगो के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेट फ्लेमिंगो, जो फ्लेमिंगो जनजाति है सबसे बड़ी है, उसमें सबसे बड़ी है, उसमें सबसे बड़ी है। जो फ्लेमिंगो जो बर्ड है उसमें सबसे बड़ी जो प्राणी है वो ग्रेट फ्लेमिंगो है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, इस नाम से पता चल रहा है सबसे बड़ी है वैसे भी। ठीक है, तो आप किस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ग्रेटर है इसलिए सबसे बड़ी है, या सबसे बड़ी है इसलिए इसका नाम ग्रेटर फ्लेमिंगो है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आईयूसीएन में स्टेटस का कम चिंता का है और साइट में इसको परिशिष्ट 2 में रखा गया है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है ही। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में, कहां पे, नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 मनाया। विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 मनाया। तो मुझे ये जानना है कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब होता है। पहले तो ये होता है जी 9 जून को। कब होता है, 9 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जून को। ठीक है, क्लियर, हर साल मनाया जाएगा 9 जून को, हर साल मनाया जाएगा। क्या क्या इसे हर साल मनाया जाएगा, क्या इसे हर साल 9 जून को मनाया जाएगा प्रत्यायन दिवस के रूप में। जी हां, हर साल 9 जून को प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान एक प्रमुख घोषणा, अपग्रेड NBN पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, यह पोर्टल प्रत्यायन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका उद्देश्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और MSME के लिए डिजिटल पहुंच में सुधार करना है। विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय क्या है, प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्यम। प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्यम क्या, सशक्तिकरण, यानी कि जो MSMEs हैं और छोटे लघु उद्योग हैं उनको सशक्तिकरण करना क्या है, थीम है, इस इवेंट का थीम है। क्या थीम है, जो MSMEs हैं और लघु उद्योग हैं उनको सशक्तिकरण करना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको बढ़ावा देना, यही थीम है इस इवेंट का। ठीक है, भारत काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह है QCI। ठीक है, नाम से पता चल रहा है काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई है, यानी कि इंडिया की बात की है, तो क्या है, राष्ट्रीय लेवल का निकाय है। यह है राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय निकाय है। कैसा निकाय है, राष्ट्रीय निकाय है। कैसा निकाय है, राष्ट्रीय निकाय है, क्योंकि कैसा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा।
ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1997 ईस्वी में। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका अभी क्या हुआ है? सेशन हुआ है। ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ है? प्रत्ययन दिवस अभी मनाया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं अभी स्टैटिक पार्ट, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है पॉइंट है? यहां तक कुछ यहां तक ऐसा समझ में नहीं आया हो, पता नहीं चल रहा हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भाई भारत का है तो ज्यादातर भारत का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में QCI का हेडक्वार्टर है। क्या QCI और कोई काम करता है? तो QCI स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण भी जारी करता है। क्या जारी करता है? स्वच्छता सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन अगर मेरा ये आता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है? QCI। QCI जारी करता है। इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत डेवलप किया गया है? किस मंत्रालय के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? शहरी विकास मंत्रालय। किसके अंतर्गत किया गया है? शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है साहब, क्लियर है? आई होप कि स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से आपका कवर हो रहा है। दोबारा सुन लीजिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय लेवल का निकाय है, स्थापना 1997 में हुई थी, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं यह एक सर्वेक्षण जारी करता है, स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से अगर आता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है, तो आप सिंपल लगाएंगे कौन जारी करता है? QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर ये बात? क्लियर ये बात? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारा है भासनी और क्रिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या हुए हैं? समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है साहब, ठीक है। इस समझौते में भारतीय रेलवे में भाषाई समावेशन और AI संचालित डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। यानी इसके साथ माध्यम से क्या होगा कि जो भारतीय रेल प्लेटफॉर्म है, रेलवेज है, उसमें क्या होगा? AI संचालन शामिल किया जाएगा। AI को इंक्लूड कर रहे हैं। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल इंडिया भासनी डिवीजन और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो रेलवे की कौन सी बॉडीज है? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहीं दूसरी टीम कौन सी है? बागनी डिवीजन। तो दो लोगों के बीच क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसके बीच हुआ है? एक तो भागनी के बीच, किनके बीच? भागनी प्लस CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दो लोगों के बीच ये हुआ है, भागनी और CRIS के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस समझौते से मुख्य सार्वजनिक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों के विकास और तैनाती पर सहयोग करने के लिए है। ओवरऑल समझिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर और रेलवेज में अब जो लैंग्वेज बैरियर था उसको खत्म किया जा रहा है। खत्म करने के लिए AI को इंक्लूड कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे सभी नागरिकों को 22 भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण रेलवे सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी अपनी भाषा में आप समझ सकते हैं। यानी कि 22 की 22 भाषाओं को यहां पे शामिल कर लिया गया, क्योंकि AI को इंक्लूड कर लिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? भासनी और क्रिस के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, क्लियर बात? क्रिस क्या है? क्रिस क्या है? क्रिस क्या है? क्रिस है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह है क्रिस। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट बढ़िए।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। किसे चुना गया है? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला को चुना गया है। क्या? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला जी को। ठीक है, यह भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, याद रखना, पहले व्यक्ति हैं भारतीय मूल के जो इस पद पर आए हैं अभी तक। ठीक है, यह संगठन क्या है? यह एमए के 180वें अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, हाल ही में एएमए के अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मेरे को बताइए, एएमए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। इस डेट को हम भूल नहीं सकते हैं, इस डेट को हम भूल नहीं सकते हैं। 1857 की क्रांति हमको याद आ जाती है तुरंत। ठीक है, हम पढ़ेंगे इतिहास में। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, एएमए की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है, एएमए का क्या रोल है? एएमए क्या है? क्या है एएमए? एएमए क्या है? तो यूएसए में डॉक्टर्स और डॉक्टर्स या फिर मैं करूं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यह सबसे बड़ा एक क्या है? संघ है। ठीक है, तो डॉक्टर एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए यह सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। याद रखना, सबसे बड़ा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉरी। ठीक है, तो न्यूज कवर हो गई, समझ में आ गया? क्लियर? तो आईएमए की स्थापना को हम नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि एनवीडिया ने, क्या हुआ? एनवीडिया ने जर्मनी में पहला औद्योगिक एआई क्लाउड बनाएगा। एनवीडिया क्या है? एनवीडिया क्या है? कॉर्पोरेशन कंपनी है। कहां की है? अमेरिका की है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सेंट क्लारा में। कहां पे? कैलिफोर्निया में। कब स्थापित हुई थी? 1993 में। यह पूरा आपको पता चल गया एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जर्मनी में पहला एआई इंडस्ट्रियल क्लाउड बनाया जा रहा है? तो कौन है? एआई चैंपियन मिस्ट्रल। किसके साथ? एआई चैंपियन मिस्ट्रल के साथ। यानी कि एनवीडिया प्लस एआई चैंपियन मिस्ट्रल के साथ। क्लियर? ये पॉइंट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? इंडस्ट्रियल एआई क्लाउड बना रहे हैं। आई होप स्टैटिक पार्ट एनवीडिया से संबंधित और आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज क्या है? एआई का प्रयोग करके फसलों का अध्ययन करने की नई योजना बनाई है। करने की नई योजना बनाई है। किसके अध्ययन में? क्रॉपिक अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है? क्रॉपिक अध्ययन। क्रॉपिक अध्ययन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है क्रॉपिक अध्ययन? कि एआई का प्रयोग करके फसलों को करने की नई योजनाएं। तो किसके द्वारा है? देखो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल की जानकारी एकत्र करने के लिए खेती की तस्वीर और एआई आधारित मॉडल का उपयोग करके क्रॉपिक नामक अध्ययन शुरू करने की योजना बनाई है। क्रॉपिक यानी क्रॉपिंग, CROPING, क्रॉपिंग नहीं, क्रॉपिक है ये। ठीक है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय क्या कह रहा है कि फसल की जानकारी एकत्र करने के लिए खेती का क्या करना है? एआई के माध्यम से क्रॉपिंग अध्ययन करना है। दूसरा, दो चीजें करनी है, एक तो क्रॉपिक अध्ययन करना है, एक तो क्रॉपिक अध्ययन हो गया, दूसरा क्या करना है? तस्वीरें लेनी है, फोटो लेने हैं, तस्वीर। ये कौन कह रहा है ऐसा करने के लिए?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्रॉपिक क्या होता है? क्रॉपिक होता है कलेक्शन ऑफ द रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ द क्रॉप्स, फोटो और क्रॉप्स। यानी क्रॉपिक का सिंपल मीनिंग क्या है कि आप कलेक्शन ऑफ द रियल टाइम, मतलब कि रियल टाइम पे आपको कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है? क्या कलेक्ट करना है? तो ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद फोटो और क्या करना है? क्रॉप्स के, ठीक है, क्रॉप्स के फोटो और क्रॉप्स को ऑब्जर्व करने का, ठीक है, करना है। ये होता है क्रॉपिक। ठीक है, क्लियर हो गया क्रॉपिक क्या होता है? तो सिंपल मीनिंग में एक क्वेश्चन मैं बना दूं कि निम्नलिखित में से क्रॉपिक का क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से क्रॉपिक किससे संबंधित है? और ऑप्शन 1 2 3 4 हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली आंसर चयन करेंगे। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट। फसलों की अनेक चक्र के दौरान 4 से 5 बार तस्वीर ली जाएगी और उनके स्वास्थ्य और संभावित मध्य मौसम के नुकसान का आकलन करने के लिए तस्वीर का विश्लेषण किया जाएगा। यानी कि हम क्रॉपिंग से क्या कर सकते हैं? क्रॉपिंग से क्या होगा? जब हम फोटो ले लेंगे, ठीक है, तस्वीर आ जाएगी, ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, हमारे पास मौसम संबंधी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो हम क्या करेंगे? नुकसान का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गई और हमारे पास पहले फोटो थे कि फसल किस तरीके की थी, उसमें फसल गिर गई, तो हम आकलन कर सकते हैं कि इस खेत की फसल इस तरीके की थी तो लगभग इतना मुआवजा होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी किया गया है और भारत में इसका रैंक कितना है? 131 है, 131 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, टोटल कितने देश हैं? तो टोटल देश हैं 148। ठीक है, 148 में से भारत की रैंक आई है 131। ठीक है, अगर दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में सबसे कम रैंक वाले देशों में भारत है। हालांकि टॉप किया है बांग्लादेश ने। किसने टॉप किया है? बांग्लादेश ने टॉप किया है दक्षिण एशिया की मैं बात करूं तो। ठीक है, बाकी जो भारत के और पड़ोसी हैं उन सब में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। हालांकि नेपाल 125, श्रीलंका 130, मालदीव 138, पाकिस्तान 148 नीचे से टॉप कर रहे हैं मालिक साहब, और भूटान 149। ठीक है, तो पाकिस्तान नीचे से टॉप करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात करें तो क्लियर है पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? शहरी सड़क पुनर्विकास के माध्यम से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए, किसे कम करने के लिए? धूल प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM, CSIR, SPA ने समझौता ज्ञापन किया है। इन 3 पार्टी है, CAQM, CSIR और SPA। तीनों ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों किया है? धूल से संबंधित जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल सेटअप होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि MOU में क्या दिया है? NCR राज्यों में सड़क पुनर्विकास रणनीतियों के चरणबद्ध और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए CSIR श्री SPA की सुविधा के साथ CAQM में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की जाएगी। इस MOU में क्या दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल PMC की स्थापना की जाएगी जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं कि आज कर दो और प्रदूषण खत्म हो गया, वो लगातार चलता रहता है। तो उसके लिए क्या है कि लगातार मॉनिटरिंग करने वाली बॉडी होनी चाहिए, जिसे हम बोल रहे हैं PMC, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी। प्रोजेक्ट कौन कौन यूज कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है? CSIR, SPA और CAQM। CAQM क्या होता है? CAQM क्या है? बताइए, CAQM बताइए। CAQM है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।
दोबारा देख लीजिए, मैं भी इस तरीके से लिख दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, CAQM, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ एयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसको कब स्थापित किया गया है, किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसे वायु गुणवत्ता अधिनियम 2021, वायु गुणवत्ता अधिनियम 2021 के द्वारा स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है कि एनसीआर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह एक संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। सो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।